हेलो दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट एंड डिस्कशन ऑफ फिजियोलॉजी। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करें, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, जहां तक है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोलैक्टिन है उसका रेगुलेशन किससे होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। हम लोग जानते हैं प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और इसका काम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। तो ये रिलीज किससे होगा, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करेगा। तो हमारे पास दो हैं, टीआरएच एंड वीआईपी। कौन सा है, टीआरएच एंड वीआईपी। ये दोनों ही प्रोलैक्टिन के रिलीज को नियंत्रण में रखते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो टीआरएच एंड वीआईपी आर पॉलीपेप्टाइड्स दैट फाउंड इन हाइपोथैलेमस। हमको पता है प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन जो वीआईपी और टीआरएच ये कहाँ होते हैं, ये हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में होंगे। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में। पॉलीपेप्टाइड्स हैं ये, जो कि स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन को। टीआरएच हालांकि स्टिमुलेट दो को कर सकता है, टीआरएच प्रोलैक्टिन को तो स्टिमुलेट करेगा ही, टीएसएच को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये दोनों को टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन दोनों को, टीएसएच प्लस प्रोलैक्टिन दोनों को टीआरएच स्टिमुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन सिक्योर्ड सिंड्रोम इज लीड टू डैमेज ऑफ। ब्राउन सिक्योर्ड सिंड्रोम जो होता है, ब्राउन सिक्योर्ड सिंड्रोम, तो आप बताइए ये क्या डैमेज करेगा। देखिए, असेंडिंग सेंसरी एंड डिसेंडिंग एएसडीएस याद रखिएगा, एएसडीएम डिसेंडिंग मोटर। आपको ये याद रखना है, एएसडीएम असेंडिंग सेंसरी डिसेंडिंग मोटर। ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम क्या करेगा, असेंडिंग सेंसरी डिसेंडिंग मोटर पाथवे ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, है ना, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप जानना चाहते हो तो देखिए, यहाँ पे फंक्शनल हेमीसेक्शनिंग हो जाती है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगा, ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम के अंदर फंक्शनल हेमीसेक्शनिंग हो जाएगी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कॉजेज क्या है, कॉजेज हो सकते हैं, क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी। देखिए, रिफ्लेक्ट डैमेज टू असेंडिंग सेंसरी यानी कि डोर्सल कॉलम। अगर मैं असेंडिंग सेंसरी की बात कर रहा हूँ तो असेंडिंग सेंसरी का मतलब डोर्सल कॉलम, क्योंकि सेंसरी कॉलम कौन सा है, डोर्सल, और मोटर कौन सा है, वेंट्रल कॉलम। वेंट्रल कॉलम, तो ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम में डोर्सल और वेंट्रल दोनों ही जा रहे हैं, बट वन साइड। ठीक है, वन साइड, इसीलिए मैंने कहा ना हेमी सेक्शनिंग वन साइड। सपोज दैट ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसके दो हिस्से बढ़ गए। ठीक है, ये क्या है, डोर्सल, डोर्सल डोर्सल राइट, डोर्सल लेफ्ट, ऐसे मान लो। ठीक है, वेंट्रल राइट और वेंट्रल लेफ्ट। तो अब ये जो एक हिस्सा चला गया, ये गया हेमी सेक्शनिंग। ठीक है, तो हेमी सेक्शनिंग हो गई, उसकी वजह से डोर्सल सेंसरी एंड क्या बोलते हैं, असेंडिंग सेंसरी एंड डिसेंडिंग मोटर, ये चला गया। अब ये स्पाइनल कॉर्ड आदि हेमी सेक्शनिंग हो गई इसकी। कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, लीजन कैन बी लॉट ऑफ, बट बिफोर दैट अगर डैमेज हुआ है ऐसे, तो पाथवे तो देखो, वेंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट गया। ठीक है, वेंट्रोलैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट गया एंड डिसेंडिंग मोटर ऑल्सो। अब मैंने अगर वेंट्रल की बात करी है तो ये कौन सा है, वेंट्रोलैटरल। ठीक है, वेंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, याद रखिएगा, वेंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो आपने ये देखा कि असेंडिंग सेंसरी डोर्सल पार्ट है और वेंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये गया डोर्सल साइड से। याद रखिएगा, ये काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, आपके एनाटॉमी को भी क्लियर कर रहा है इस तरीके से कि किस साइड में क्या है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डिसेंडिंग मोटर की। तो डेफिनेटली दिस इज डिसेंडिंग मोटर, मैं रेड कलर से लिखता हूँ, डिसेंडिंग मोटर। ठीक है, ये रहा डिसेंडिंग मोटर। अब डिसेंडिंग मोटर में एक तो ये है वेंट्रल पार्ट, क्योंकि वेंट्रल पार्ट क्या होता है, मोटर, और डोर्सल क्या होता है, सेंसरी। ठीक है, तो एक तो ये वेंट्रल पार्ट है। अब इसमें जो पाथवे जाएगा वो कौन सा जाएगा, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। क्या जाएगा, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको ये इसलिए नहीं बताया कि ये केवल इसके ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम के अंदर है, भाई इससे आपको ये भी पता चलेगा स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी हिस्सा कटा हुआ है, अगर देखिए आपको पता चल गया ना अब डोर्सल पार्ट में कौन सा ट्रैक्ट है, वेंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट।
और वेंट्रल में कौन सा है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो एटलीस्ट आपको दो चीजें तो पता चली कि वेंट्रल में कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है और डोर्सल में वेंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। अब इनकी वजह से जो प्रॉब्लम आएंगी वो देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप कि लीजन अगर हुआ है किसके अंदर, फेसिकुलस ग्रेसिलस के अंदर या फिर फेसिकुलस कुटेनियस के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा, मान लो लीजन हो गया फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस कुटेनियस के अंदर, मैं ऐसे लिखूंगा फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस कुटेनियस, इन दोनों के अंदर लीजन हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, इप्सिलेटरल लॉस, इप्सिलेटरल यानी कि सेम साइड, हम कहेंगे सेम साइड, याद रखिएगा इप्सिलेटरल लॉस ऑफ किसका लॉस होगा, डिस्क्रिमिनेटिव टच, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव टच, डीटी लिख दिया मैंने, डिस्क्रिमिनेटिव टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, क्या क्या जा रहा है, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, याद रखिएगा वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। अब मेरे को कोई ये बताएगा कि वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और टच ये सब क्या है, दीज आर द सेंसेशन, तो कहां से आएंगे, वेंट्रोलेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, वेंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस कुटेनियस आप याद रखिएगा, ये वेंट्रोलेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट में देखेंगे। और इनकी वजह से क्या होता है जब ये सेम साइड की प्रॉब्लम आती है, क्या क्या सेम साइड की क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव टच, लॉस ऑफ वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो थे लीजन के पास के, अब बिलो द लेवल ऑफ लीजन, प्रोप्रियोसेप्शन इज बिलो द लेवल ऑफ लीजन, ये सारी चीजें आएंगी लीजन के नीचे की प्रॉब्लम, ठीक है। अब द लॉस ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, अब हमने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात करी है, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का लॉस हुआ, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, ये मैंने फेसिकुलस कुटेनियस और फेसिकुलस ग्रेसिलस का बताया, जिसकी वजह से सेम साइड प्रॉब्लम आएगी, लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टच, लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। अब हम देखते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम आती हैं, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कॉन्ट्रालेटरल प्रॉब्लम देगा, क्या देगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या देगा, कॉन्ट्रालेटरल प्रॉब्लम, कॉन्ट्रालेटरल प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी भैया स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की वजह से, पेन, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, क्या क्या होगा, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। तो अब आपको ये भी तो पता चला, एग्जामिनर सीधा सीधा ही है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है अगर कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या करता है, डेफिनेटली लॉस मतलब टेम्परेचर और पेन, पेन और टेम्परेचर के लिए स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन एंड टेम्परेचर, पेन एंड टेम्परेचर कैरीड बाय स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, डोंट फॉरगेट अबाउट इट, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, है ना, डिस्क्रिमिनेटिव टच कैरीड बाय ग्रेसिलस फेसिकुलस, ग्रेसिलस कुटेनियस, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये याद रखने हैं, नॉट ओनली कि हम यहाँ पे ब्राउन सिक्वेयर सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ ये चीजें भी पता चल रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आते हैं ना कि पेन एंड टेम्परेचर इज कैरीड बाय स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन इज कैरीड बाय ग्रेसिलस फेसिकुलस, ग्रेसिलस कुटेनियस, ठीक है। कई बार डिस्क्रिमिनेटिव टच इज कैरीड बाय क्या बोलते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस कुटेनियस, ठीक है। सेंसेशन इज कैरीड बाय डोर्सल पार्ट, डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड रिस्पांसिबल फॉर द क्या बोलते हैं उसके लिए, सेंसेशन के लिए, और ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, वेंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में, ठीक है। तो वन थिंग, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग, और नेक्स्ट थिंग क्या है इसके बाद, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन बिगिनिंग 1 और 2 सेगमेंट बिलो द लीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डैमेज टू द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, दूसरा हमारा आ गया ना ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो हमने दिया था, वेंट्रल पार्ट, मोटर पार्ट, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, याद है कि नहीं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, देखिए फोकस, ओके। अब हम इस कॉर्टिको स्पाइनल, क्योंकि अभी तो हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था ये वाला पार्ट, वेंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वेंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जिसमें हमने ग्रेसिलस फेसिकुलस, ग्रेसिलस कुटेनियस, जिनकी वजह से सेम साइड की प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिमिनेटिव टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, और इसके बाद हमने देखा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ऑल्सो सेंसेशन, ठीक है, पेन एंड टेम्परेचर, पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है। बट कॉन्ट्रालेटरल, जब भी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात आती है तो कॉन्ट्रालेटरल प्रॉब्लम, ग्रेसिलस और कुटेनियस फेसिकुलस की बात आती है तो सेम साइड प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब सेंसेशन की बात थी। अब नेक्स्ट क्या है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, तो डेफिनेटली इट इज अ मोटर पार्ट, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को देखेंगे, तो देखिए जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है
इट प्रोड्यूसेस वीकनेस। क्या प्रोड्यूस करेगा जब ये डैमेज हो जाएगा? तो ये डैमेज होते ही वीकनेस होगी। क्या होगा? वीकनेस। और इसके अलावा वीकनेस के अलावा स्पास्टिसिटी। हालांकि सर्टेन मसल्स में ही होगा स्पास्टिसिटी। क्या होगा? स्पास्टिसिटी। और ये सब जो होगा ना, वीकनेस, स्पास्टिसिटी, ये सेम साइड होगा। अब देखिए मैं आपको स्पाइनोकॉर्टिकल ट्रैक्ट बता रहा हूँ, तो ये सेम साइड में होगा, स्पेसिफिक मसल्स में होगा, सेम साइड ऑफ द बॉडी। द सिंड्रोम इज कॉमन। ये सिंड्रोम काफी कॉमन है, ठीक है। वीकनेस एंड स्पास्टिसिटी सेम साइड में, किसकी वजह से? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से। और ये काफी कॉमन होता है, काफी कॉमन होता है, बिकॉज इट कैन बी कॉज्ड बाय स्पाइनल ट्यूमर्स। ये क्यों? स्पाइनोकॉर्टिकल पार्ट है ना ये, स्पाइनल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये काफी कॉमन है। किस वजह से कॉमन है? स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की वजह से होता है ये, स्पाइनल कॉर्ड ट्रोमा की वजह से होता है ये। कई बार डीजनरेटिव डिस्क डिजीज हो जाती है और इस्कीमिया भी, तो ये काफी चीजों की वजह से होता है ना। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो कि सेम साइड वीकनेस और स्पास्टिसिटी की प्रॉब्लम आती है, दिस सिंड्रोम इज वेरी कॉमन, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम इज वेरी कॉमन ड्यू टू, क्योंकि ये किस वजह से हो सकते हैं? ये हो सकता है डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से, डीजनरेटिव डिस्क डिजीज जिसे कहते हैं, किसी भी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड ट्रोमा की वजह से, या इस्कीमिया की वजह से। ऑल कॉज कैन बी प्रोड्यूस ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें आपको काफी चीजें पता चली। स्पाइनो कॉर्टिकल ट्रैक्ट, जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, इट इज डिपेंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मोटर पार्ट है, ठीक है। वीकनेस, स्पास्टिसिटी एंड सेम साइड में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा हमने देखा कि कॉन्ट्रालेटरल प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएंगी, किसकी वजह से आएंगी? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रालेटरल, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। इसके अलावा हमने ग्रेसिलस फैसिकुलस, ग्रेसिलस कुटेनियस, वो सेम साइड प्रॉब्लम करेंगी। लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव टच, लॉस ऑफ लॉस ऑफ वाइब्रेशन, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेगमेंटेशन क्या होता है। जब सेगमेंटेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सेगमेंटेशन हम उसे कहते हैं फूड गेटिंग ब्रोकन डाउन इन द गट विद कॉन्ट्रैक्शंस अकरिंग एट द बोथ साइड ऑफ द गट। देखिए जब फूड है ना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ऐसे ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, तो ये ऐसे छोटा सा टुकड़ा, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसने एक और टुकड़े में तोड़ दिया, इसको आगे बढ़ाया ऐसे टुकड़ों में, इसको सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? सेगमेंटेशन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। ड्यू टू द पेरिस्टालसिस विल शो द सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फॉरवर्ड द, ये क्या करेगी? फॉरवर्ड मूविंग वेव आएगी इसमें, ये फॉरवर्ड करता है फूड को, ठीक है। क्या करता है? फूड को फॉरवर्ड करता है। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोकाज एरिया के बारे में। ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया। अब भाई आपको याद होगा ब्रोकाज मतलब बक बक करने वाला एरिया, ठीक है, बक बक करने वाला एरिया। तो इसको क्या बोलेंगे? स्पीकिंग एंड विद लॉजिक सिंटैक्स, स्पीकिंग विद लॉजिक सिंटैक्स, यानी कि हम कह सकते हैं ग्रामर लाइक स्पीकिंग, ठीक है। एंड फ्लुएंसी आल्सो आर फंक्शन ऑफ द ब्रोकाज एरिया, ठीक है। ब्रोकाज एरिया के क्या क्या फंक्शन है? स्पीकिंग विद लॉजिक सिंटैक्स एंड फ्रीक्वेंसी, स्पीकिंग विद लॉजिक सिंटैक्स एंड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्रोकाज एरिया, ओके। नेक्स्ट आपने सुना होगा वर्निकेज एरिया, फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। फॉर, मैं सीधा लिख देता हूँ, ये स्पीकिंग, स्पीकिंग, ठीक है, ये स्पीकिंग के लिए है। और सिंटैक्स, स्पीकिंग ऑफ लॉजिक और सिंटैक्स, लॉजिक एंड सिंटैक्स, ठीक है। और फ्लुएंसी, फ्लुएंसी सबसे ज्यादा वर्ड मिलेगा आपको इसके साथ, फ्लुएंसी। जब भी ब्रोकाज एरिया में डैमेज होता है, लॉस ऑफ फ्लुएंसी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है वर्निकेज एरिया। क्या? वर्निकेज एरिया, वर्निकेज, वर्निकेज एरिया, ठीक है। अब ये जो वर्निकेज एरिया है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, वर्निकेज। हालांकि दिस इज ऑल्सो सिंस द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड रिटन द वर्ड्स, राइटिंग, वी कैन से राइटिंग देम, वर्निकेज एरियाज इज वर्किंग फाइन। अगर हमने कोई चीज बोली तो उसको बंदे ने सुन के और समझ के, कॉम्प्रीहेंशन करके, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद उसने राइट कर दिया, दिस मीन वर्निकेज इज वर्किंग फाइन, ओके। अगर वो राइट नहीं कर पाता है, दिस मीन वर्निकेज एरिया इज नॉट वर्किंग फाइन। However, the expression part is compromised in this patient post head injury के बाद, ठीक है, हेड इंजरी के बाद।
एंड इम्प्लाइज द डैमेज टू ब्रोकाज एरिया। इवन ब्रोकाज एरिया को डैमेज हुआ है ना, उसके बाद भी पर्सन कैन राइट बट कैन नॉट स्पीक इन अ फ्लुएंसी। तो उसका जो बोलने का तरीका है वो बदल जाएगा, तो कैन नॉट स्पीक इन फ्लुएंसी। तो याद रखिएगा आप, ठीक है। वर्निकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, बट हम कब कहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन सही है, यानी कि ही कैन राइट, व्हेन ही कैन राइट, ही इज एबल टू राइट, मीन वर्निकेज एरिया इज वर्किंग वेल। even Broca's area is affected, damaged, or you can say anything, lesion कोई भी आ गया, in that case also Wernicke's, if Wernicke's is functioning well, then comprehension and understanding is well, then he can write, but he cannot speak in fluency। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है इसको लेके कि एक 25 ईयर का ओल्ड पर्सन है, हेड ट्रोमा हो गया, प्रेजेंटेड विद इमरजेंसी और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया तो उसको नॉर्मल हैंडराइटिंग मिली, लेकिन कुड कॉपी द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई कॉपी भी कर पा रहा है बट कुड नॉट स्पीक। कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एरिया गया? ब्रोकाज एरिया, बिकॉज वर्निकेजन अच्छा है, ही कैन अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंशन प्रॉपर कर सकता है, आफ्टर द कॉम्प्रीहेंशन ही कैन राइट ऑल्सो, दैट्स व्हाई वर्निकेज एरिया इज ओके एंड ब्रोकाज एरिया इज डैमेज्ड, ओके, लीजन ड्यू टू ट्रॉमा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द ग्राफ इन कार्डियक हीमोडायनामिक के प्रेशर ग्राफ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए प्रेशर ग्राफ हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो प्रेशर ग्राफ कैसे बनेगा? प्रेशर ग्राफ मैं बनाता हूँ, दिस इज द प्रेशर ग्राफ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। अरे प्रेशर ग्राफ, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट मैं कोशिश जरूर करूँगा, ठीक है, बनाने की। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रेशर ग्राफ, ओके। अब इस प्रेशर ग्राफ में कहाँ से क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट हम इसको मानते हैं ए पार्ट, ठीक है, दिस इज द बी, दिस इज सी और दिस इज डी। हालांकि एबीसीडी कहीं भी लिखी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से है ग्राफ, प्रेशर ग्राफ है ना, तो प्रेशर तो बताना ही पड़ेगा ना। प्रेशर ग्राफ मैं इसको मानता हूँ 100 mmHg, जो भी है लिख लेना प्रेशर, ठीक है। 100, 75, 50, 25 और 0, ठीक है। यहाँ से फिर शुरू कर देते हैं, 25, 50, 75, 100 और 125, 150, ठीक है। दिस इज द प्रेशर ग्राफ। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको हर चीज बताना चाहूंगा कि कौन सा क्या है। हम स्टार्टिंग करते हैं ए से, दिस इज द ए, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये कलर यूज करता हूँ, ठीक है, ए से। तो ए आपने क्या देखा यहाँ पे, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर। क्या है ये? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर। कितना होता है? लगभग 120, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर कितना होता है? लगभग 120। तो मेरे को यहाँ 120 लिखना चाहिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप इसको यहाँ मान लो, ठीक है। 120 मान लेते हैं यहाँ, लगभग 120, 125, ठीक। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया 120 125 पे, आप भी देख के पहचान सकते हो। अब अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हुआ है, ठीक है, तो बी पॉइंट क्या होना चाहिए? अगर क्योंकि प्रेशर बिगिन टू राइज, यहाँ पे प्रेशर है ना, देखिए आप इस तरीके से राइज करना शुरू कर रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ से उठ रहा है ना, राइज करना शुरू कर रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर एकदम से प्रेशर राइज कर जाता है ऊपर की तरफ, ये राइज कर गया। अब एंड पॉइंट क्या है इसका राइज करने का? बी पॉइंट क्या है? ओपनिंग ऑफ आयोटिक वॉल्व। जब यहाँ पे हाईएस्ट प्रेशर होगा, क्या होगा यहाँ पे? हाईएस्ट प्रेशर होगा, तो क्या होगा बी पॉइंट पे? ओपनिंग ऑफ आयोटिक वॉल्व, ऑफ आयोटिक वॉल्व, आयोटा की जो वॉल्व है वो ओपन हो जाएगी। अब ओपन होगी तो ब्लड का इजेक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग हो गई एंड ब्लड जो है इजेक्ट इनटू द आयोटा, इजेक्शन शुरू हो गया। अब यहाँ पे इजेक्शन चलेगा, ऐसे ऐसे करके इजेक्शन हो गया। अब यहाँ इजेक्शन कंप्लीशन हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? एंड ऑफ इजेक्शन। सी क्या है? एंड ऑफ इजेक्शन। तो एंड ऑफ इजेक्शन को हम क्या कहते हैं? एंड ऑफ इजेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? आयोटिक वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, आयोटिक वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, क्लोज्ड, आयोटिक वॉल्व क्लोज्ड। आपको समझ तो आ रहा होगा कि ए पॉइंट पे प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है, शुरू हो रहा है, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। बी पे पहुंचते पहुंचते एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया फुल और ओपनिंग हो गई अयोटा की वॉल्व, और जिससे होना शुरू हो गया इजेक्शन। सी पे पहुंचते पहुंचते इजेक्शन हो गया कंप्लीट, अयोटा की वॉल्व फिर से क्लोज। अब लास्ट बचता है डी, दिस इज द डी,
तो डी पे क्या होगा, तो डी पे क्या होगा कि फिर से लौट के आ जाएगा वॉल्यूम कितने पे, वॉल्यूम 50 पे आ जाएगा 50, प्रेशर लगभग 120 यहाँ मानते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम फिर से कम होता आ जाएगा, ये जो है अभी तक हमने ये वॉल्यूम माना था यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे का जो पार्ट है ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। बी पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ओपनिंग ऑफ आयोटा हो जाएगी, फिर उसके बाद इजेक्शन शुरू हो जाएगा, सी पॉइंट पे आके इजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आयोटा की वॉल फिर से क्लोज हो जाएगी, तो एकदम से प्रेशर गिरना शुरू हो जाएगा। जो मैंने यहाँ बनाया है ये प्रेशर गिरना शुरू हो गया, ठीक है। प्रेशर गिरना शुरू हो गया तो हम इस डी पॉइंट को क्या बोलेंगे, डी पॉइंट क्या है, डी इज अ रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड प्रेशर इन द चैम्बर ड्रॉप इन द इनिशिएट फिलिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ रिलैक्सेशन हो गया डी पॉइंट। तो ये प्रेशर ग्राफ। अब एग्जामिनर ज्यादा कुछ नहीं पूछता, ये पूछता है कि बी पॉइंट है, ओपनिंग ऑफ एयोटा है, इसके बाद क्या होगा, बी से सी के बीच में क्या होगा, डेफिनेटली बी से सी के बीच में क्या है, इजेक्शन, ठीक है। और सी पे क्या होगा भाई, सी पे एंड ऑफ इजेक्शन हो गया तो आयोटिक वॉल्व क्लोज। बी पे क्या होगा, बी पे हायर प्रेशर हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल का तो ओपनिंग ऑफ एयोटा, ठीक है। डी पे क्या होगा, डी इज अ रिलैक्सेशन पार्ट, फिर से फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, रीफिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ए क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हैज बीन स्टार्टेड, इनिशियल प्रेशर, ठीक है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर की जो प्रेशर की शुरुआत होने की वजह से आता है। तो ये सारी चीजें आप आसानी से पहचान सकते हो। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए आप, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होता है नेफ्रॉन के में, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होगा, ठीक है। तो देखिए proximal tubule reabsorb about the 65% of water and sodium and potassium and chloride लगभग 100% और 100% of glucose, ठीक है, and 100% of amino acids and 95% लगभग 85 to 90% बाइकार्बोनेट। तो सबसे ज्यादा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में पीसीटी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कह सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो हम कहेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, कितना एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एंड सोडियम कितना होगा 65%, पोटेशियम 65% एंड क्लोराइड 65%, ये साथ साथ होते हैं। इसके बाद आता है ग्लूकोज 100%, उसके बाद अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कितना होगा 100%, अमीनो एसिड भी 100% बिकॉज ग्लूकोज और प्रोटीन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, 100%। एंड देन आता है, एंड देन आता है बाइकार्बोनेट, क्या बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट कितना होगा, बाइकार्बोनेट 85 से लेके 90%, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है पीसीटी, ठीक है। दिस रीअब्जॉर्प्शन अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चैनल ऑन द बेसोलैटरल एंड अपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। देयर आर टू रूट्स थ्रू विच एब्जॉर्प्शन अकर, कौन से दो रूट होते हैं, टू रूट्स विच रीअब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस, नंबर 1 पैरासेलुलर, नंबर 2 ट्रांससेलुलर। तो देखिए द ट्रांससेलुलर रूट इज अ ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट थ्रू द सेल एंड पैरासेलुलर रूट इज ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट थ्रू द इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस यानी कि दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके थ्रू उसे कहते हैं पैरासेलुलर, और ट्रांससेलुलर मतलब सेल के बीच में से, सिंपली दिस इज द सेल और ये एक और सेल, ये एक और सेल, ठीक है, इस तरीके से सेल्स है। तो जो एब्जॉर्प्शन यहां से होगा, ठीक है, वो होगा पैरासेलुलर, पैरासेलुलर, पैरासेलुलर यानी कि इंटरसेलुलर, ठीक है, दो सेल्स के बीच में। और अगर एब्जॉर्प्शन सीधा डायरेक्ट यहां से होता है इसे कहते हैं ट्रांससेलुलर, ट्रांससेलुलर, ठीक है, ये होगा ट्रांससेलुलर।
तो दिस इज द वे, देयर आर टू पाथवे, टू गेट्स, कुछ भी कह सकते हैं, फॉर द रीअब्जॉर्प्शन, पैरासेलुलर एंड ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर रूट इज ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट थ्रू द सेल, ये क्या कर रहा है, सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है थ्रू द सेल्स। और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट थ्रू द इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है, तो ये इंट्रासेलुलर स्पेस से आ रहा है और ये थ्रू द सेल आ रहा है, थ्रू सेल, सेल अपने अंदर से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसलिए ट्रांससेलुलर हो गया। तो दीज आर द टू टाइप, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि टू पाथवे। ओके, अब देखिए, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन इन द पीसीटी इज सोडियम। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, राइट डाउन ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि ये जो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका ड्राइविंग फोर्स कोई तो है ना, कोई तो उसको इतना एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेरित कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो ड्राइविंग फोर्स सॉल्यूट, ड्राइविंग फोर्स फॉर द रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी इज सोडियम, ठीक है, सोडियम। एमसीक्यू मार्क कीजिए, इट कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। ओके, तो सोडियम क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सॉल्यूट रीअब्जॉर्प्शन, वी कैन से दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द जुगुलार वीनस प्रेशर। तो सबसे पहले हमें जुगुलार वीनस प्रेशर को समझना होगा। ओके, यहाँ हम समझते हैं जुगुलार वीनस प्रेशर, ठीक है, जुगुलार वीनस प्रेशर। अब भैया जुगुलार वीनस प्रेशर क्या है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जुगुलार वीनस प्रेशर जो है उसके अंदर जो ग्राफ बनेगा उसमें आपको क्या क्या दिखेगा, ए, उसमें आपको क्या क्या दिखेगा। देखिए, चलिए जुगुलार वीनस प्रेशर को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ठीक है, मैं एक इमेज की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, दिस इज द जुगुलार वीनस प्रेशर, जुगुलार वेन का जो ग्राफ बनता है जब हम उसका प्रेशर लेते हैं, तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हो, ए वेव, एक्स, सी, x1, ठीक है, v एंड y। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ए वेव है वो किस लिए, ए वेव जो रहती है ये राइट एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आती है। ए वेव क्यों आती है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ए वेव इज ड्यू टू राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब जब थोड़ा सा ब्लड पुश बैक करेगा, सम ब्लड इज पुश्ड बैक अप इनटू द इंटरनल जुगुलार वेन, उसकी वजह से बनेगी ए वेव। इसके बाद आती है एक्स डिसेंट, यहाँ पे ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ राइट एट्रिया, और राइट एट्रिया जब रिलैक्स करेगा, देखिए जब राइट एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रेशर बढ़ा, और जब थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ जुगुलार वेन की तरफ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जुगुलार वेन प्रेशर बढ़ा तो ए वेव आई, विच यू कैन सी हियर, दिस इज द ए वेव, ठीक है। और ये ए वेव के अंदर जो ये आपको कर्व दिख रहा है इस तरीके से, ये ऊपर उठा, ये ड्यू टू द प्रेशर, कौन सा प्रेशर, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब वही एट्रिया जब रिलैक्सेशन करेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा फिर से वेव, तो ये एक्स दिया उसने, रिलैक्सेशन ड्यू टू द, रिलैक्सेशन ड्यू टू द राइट एट्रियम, भाई राइट एट्रियम की वजह से ए वेव आई, राइट एट्रिया जब रिलैक्स हुआ तो वेव का जो कर्व है वो नीचे की तरफ गया, क्योंकि प्रेशर कम हुआ, ज्यादा प्रेशर ऊंचा कर्व, कम प्रेशर नीचे कर्व, ठीक है। तो एक्स किसकी वजह से, रिलैक्सेशन की वजह से, राइट एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ए वेव, और रिलैक्सेशन की वजह से एक्स वेव। अब इसके बाद आती है सी वेव, तो ये जो सी वेव है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हुई एंड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसका, एट्रिया का, तो ए वेव आ गई। ए वेव क्यों, एट्रिया का प्रेशर बढ़ा, तो जब उस एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो थोड़ा सा ब्लड तो पीछे की तरफ भी पुश होता है ना, तो उस पुश की वजह से क्या आया, ए वेव। फिर जैसे ही एट्रिया रिलैक्स हुआ तो कर्व नीचे की तरफ गया, ग्राफ नीचे की तरफ गया, तो एक्स वेव आ गया, एक्स डिसेंड हो गया ना, एक्स वेव आ गया। फिर क्या हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसका, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हुई और राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब बताइए आप, जब वेंट्रिकल नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि वॉल जो ट्राइकस्पिड वॉल है उसके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर आएगा और वो बल्ज कर जाएगी थोड़ी सी ऊपर की तरफ, एट्रिया की तरफ, तो थोड़ी सी बल्ज कर जाती है वो ड्यू टू द प्रेशर, और उसी बल्जिंग की वजह से ये आपको सी वेव दिख रही है, उसी बल्जिंग की वजह से क्या दिख रहा है, सी वेव, ठीक है। तो सी वेव इज ड्यू टू द
एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा, राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट द ट्राइकस्पिड क्लोज्ड वॉल्व, क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जब ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज्ड है थोड़ी सी बल्जिंग हो जाती है ड्यू टू द प्रेशर, तो वो थोड़े से प्रेशर की वजह से बीच में एक झटका लगता है हाई प्रेशर होने का, कहाँ, जुगुलार वेन की तरफ, उसकी वजह से सी वेव आ जाती है। अब फिर से डिसेंड चलेगी, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया अब क्या होगा, अब इसके बाद जो फिर से नीचे की तरफ वेव जाएगी तो वो क्यों जा रही है, x2 बन रही है, जो सेकंड एक्स या फर्स्ट एक्स आप ऐसे कह सकते हो, ये क्यों जा रही है, एंड ऑफ द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। और जब कॉन्ट्रैक्शन का एंड होगा तो एकदम रिलैक्स होगा ना, और जब रिलैक्स होगा तो क्रिएट होगा एक्स्ट्रा स्पेस विद इन द पेरिकार्डियम एंड अलाउ द राइट एट्रियम आल्सो फिलिंग। और प्रेशर, अब तो जुगुलार वेन की तरफ से ब्लड एकदम से किधर आ रहा है, किधर आ रहा है, हार्ट की तरफ, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में। तो प्रेशर कहाँ है जुगुलार वेन पे, एकदम से जुगुलार वेन का प्रेशर नीचे गिर रहा है, और उसकी वजह से आप दूसरा डिसेंड, एक्स डिसेंड देख रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से वी वेव की तरफ बनेगी, तो फिर से जो वी वेव बनेगी वो क्यों बनी, फिलिंग ऑफ द राइट एट्रियम अगेंस्ट द क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल। अब ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो गई, उसके अगेंस्ट में फिलिंग ऑफ द एट्रिया, दोबारा से एट्रिया की फिलिंग होगी ना, तो फिलिंग ऑफ एट्रिया, जैसे जैसे एट्रिया फिल होता आएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता आएगा, और वैसे वैसे वी वेव की तरफ ऊपर कर्व बनता जाएगा। और जब वी वेव पर पहुंच गया, वी वेव बन गई मतलब एट्रिया फिल्ड हो चुका है, उसके बाद आती है वाई वेव, वाई वेव। तो ये वाई डिसेंडिंग वेव क्यों आएगी, वाई डिसेंडिंग है, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हुई एंड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पे एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड फ्लो में जा रहा है, ठीक है, फ्लो में जा रहा है, तो क्या एट्रिया में प्रेशर कम है, तो एट्रिया में जब प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली जुगुलार वेन की तरफ नहीं होगा, तो वाई डिसेंड हो जाएगी। तो एक्स डिसेंड एंड वाई डिसेंड, ठीक है, एक्स एंड वाई डिसेंड है, आप देख सकते हो, एक्स डिसेंड, यू कैन सी हियर एक्स डिसेंड, x1 डिसेंड और y डिसेंड, ये तीनों डिसेंड है। क्यों, इन तीनों पे प्रेशर कम हो रहा है जुगुलार वेन, ठीक है। लेकिन अगर मैं ए वेव की बात करूं, जुगुलार वेन पे प्रेशर बढ़ रहा है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, राइट एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा ब्लड पुश बैक कर रहा है और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। वी वेव की बात करूं, डेफिनेटली राइट फिलिंग ऑफ द राइट एट्रियम, अब राइट एट्रियम की फिलिंग हो रही है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा है अगेंस्ट द क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल है और एट्रिया बढ़ रहा है, मतलब एट्रिया का प्रेशर बढ़ रहा है बिकॉज राइट एट्रिया में ब्लड आ रहा है, फिलिंग हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, सी वेव बनेगी, ठीक है, सॉरी वो वी वेव बनेगी। सी वेव कहां से बनी, सी वेव राइट ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज है एंड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो उस राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ट्राइकस्पिड है थोड़ी सी बल्ज हो जाएगी एट्रिया की तरफ, तो एकदम से एक झटके वाला प्रेशर क्रिएट करेगी थोड़ा सा, तो उसकी वजह से ये सी वेव बन गई झटके वाले प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आप जो देख पा रहे हो, दिस इज द जुगुलार वीनस प्रेशर, जुगुलार वीनस प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे है पैथोलॉजी, तो अगर एब्सेंट होती है ए वेव, तो आप बताओ ए वेव एब्सेंट किस में होगी, भाई एट्रिया का प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो ए वेव कहां से आएगी, क्योंकि ए वेव क्यों आ रही थी, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा था, थोड़ा सा पुश बैक ब्लड जा रहा था टुवर्ड द जुगुलार वेन। अब यहाँ पे तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, और एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया तो क्या आप मुझे बताओ, प्रेशर जाएगा पीछे की तरफ जुगुलार वेन की तरफ, तो जब प्रेशर ही नहीं जाएगा तो ए वेव कहां से बनेगी, ए वेव नहीं बनेगी, ठीक है। तो ए वेव एब्सेंट किसमें होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में, याद रखना जुगुलार वीनस प्रेशर वेव जो बनती है उसके ऊपर ए वेव एब्सेंट ड्यू टू द एट्रियल फिब्रिलेशन, ड्यू टू द एट्रियल फिब्रिलेशन। अब आप देखो लार्ज वेव, लार्ज ए वेव, ये तो था कि यहाँ पे प्रेशर नहीं बन रहा था एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो ए वेव एब्सेंट। अब ए वेव लार्ज हो गई मतलब हायर प्रेशर, तो हायर प्रेशर किसमें आ सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, पल्मोनरी स्टीनोसिस में, किसमें आएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, पल्मोनरी स्टीनोसिस में। अब पल्मोनरी आर्टरी की स्टीनोसिस हो गई या हाइपरटेंशन हो गई, तो जो ब्लड जितना पुश होना चाहिए था लंग्स की तरफ ड्यू टू द पल्मोनरी आर्टरी, क्या उतना होगा, नहीं होगा, तो बैक प्रेशर कहां रहेगा, एट्रिया में, वेंट्रिकल में राइट में और राइट एट्रिया में। तो जब वहां हायर प्रेशर है तो डेफिनेटली ए वेव कर्व विल, ए वेव कैसी हो जाएगी, लार्ज ए वेव, लार्ज ए वेव। अब आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पिछली बार भी एमसीआई में पूछा गया था, कैनन ए वेव, कैनन ए वेव, इस बार भी आ सकता है, याद रखिएगा, कैनन ए वेव आ सकता है, लार्ज ए वेव आ सकता है, या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन में एब्सेंट ऑफ ए वेव आ सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या पल्मोनरी स्टेनोसिस में लार्ज ए वेव आ सकता है, तो डोंट फॉरगेट अबाउट इट। और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर क्या है ये, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज और एक्टोपिक्स, मोस्टली आपको जो याद रखना है ना कैनन ए वेव के लिए, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, ठीक है, एक्टोपिक्स इज ओके, बट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कैनन ए वेव, कैनन ए वेव, ठीक है।
एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज कैनन ए वेव, एक्टोपिक्स कैनन ए वेव, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स कैनन ए वेव, तो तीनों ही चीजें याद रखनी है। कैनन ए वेव कहाँ आएगी? इसके बाद आता है लार्ज वी वेव। तो आप बताओ वी वेव बन क्यों रही थी? सबसे पहले तो ये याद करो ना कि वी वेव क्यों बन रही थी। आप देखो यहाँ, दिस इज द वी वेव, क्यों बन रही है? फिलिंग ऑफ, वी वेव क्यों बन रही है? फिलिंग ऑफ एट्रिया अंगेस्ट द क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो अब वो वी वेव लार्ज हो गई, इसका मतलब क्या है? अंगेस्ट द एट्रिया की फिलिंग हो रही है ना, तो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन हो गया। ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो रीगर्जिटेट है। अब ट्राइकस्पिड वॉल रीगर्जिटेट कर रही है, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल में डिफेक्ट हो गया। अब अगर जो कॉन्ट्रेक्शन करता है वेंट्रिकल, तो रीगर्जिटेट होके ट्राइकस्पिड वॉल से राइट एट्रिया में ब्लड एकदम से प्रेशर से पहुंचेगा, यानी कि वेंट्रिकुलर प्रेशर विल इंक्रीज प्रेशर आल्सो इन एट्रिया। तब जब बहुत ज्यादा इंक्रीज प्रेशर हो जाएगा एट्रिया में ड्यूरिंग द फिलिंग टाइम, क्योंकि वो तो एट्रिया का फिलिंग टाइम था ना, एट्रिया का फिलिंग टाइम था और वहां पे ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज थी। लेकिन अब ड्यू टू द रिगर्जिटेशन तो डबल प्रेशर क्रिएट हो गया ना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिलिंग, तो वी वेव क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी इन केस ऑफ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ठीक है। और रेज इन जीवीपी, राइज इन जेवीपी ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। ऐसा क्यों होता है? राइजिंग इन जेवीपी ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के टाइम पे जो जेबीपी की जो राइजिंग होती है उसे कहते हैं कुशमॉल्स साइन। क्या कहेंगे उसे? कुशमॉल्स साइन, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कब देखने को मिलता है? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के केस में कुशमॉल साइन। अब सीधा याद रखिए कुशमॉल साइन कब आएगा? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। कुशमॉल साइन कब आएगा? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, ठीक है। डोंट फॉरगेट अबाउट इट, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो कुशमॉल साइन कब आएगा? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जुगुलर वीनस प्रेशर इज करेक्ट। तो देखिए बाई डिसेंड अकर द रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। बाई डिसेंड क्यों हो रहा है सबसे लास्ट में? आप ये देखो ना, बाई डिसेंड सबसे लास्ट वाला, क्योंकि ये वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज है। बाई डिसेंड क्या है? वेंट्रिकुलर, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी तो एट्रिया में तो प्रेशर एकदम से गिरेगा ना, तो बाई डिसेंड करेगा, ठीक है। बाई डिसेंड ड्यू टू द रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स अल्ट्रा फिल्ट्रेट इन ट्यूब्यूल लोकेटेड इन। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर कहाँ पे होते हैं? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। अब देखिए फार्माकोलॉजी के साथ कोरिलेशन बनाइए। यहाँ पे एक ड्रग काम करती है दैट इज कॉल्ड फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड, ठीक है। फ्यूरोसेमाइड ड्रग इसी पे काम करती है, जहाँ पे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड क्या करते हैं? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड यहीं पे काम करती है। कौन सी ड्रग? विच इज कॉल्ड फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड, ओके। तो ये आप याद रखिएगा कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो होता है प्रेजेंट रहता है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। डिजीज दैट अकर, यहाँ पे कौन सी डिजीज होगी? ड्यू टू द माल फंक्शन ऑफ को ट्रांसपोर्टर, दैट इज कॉल्ड बार्टर्स सिंड्रोम। अगर ये को ट्रांसपोर्टर का डिफेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तब यहाँ होता है बार्टर्स सिंड्रोम, ठीक है, बार्टर्स सिंड्रोम। और इस पर ड्रग कौन सी काम करती है? फ्यूरोसेमाइड। बार्टर सिंड्रोम याद रखिएगा, बार्टर सिंड्रोम, ठीक है, बार्टर सिंड्रोम। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ये अक्रॉस किसको करते हैं? एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे कि जो आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है, को ट्रांसपोर्टर लोकेटेड कहाँ होता है? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में। ड्रग कौन सी काम करती है? फ्यूरोसेमाइड। बीमारी, डिजीज कौन सी होगी? बार्टर सिंड्रोम, बार्टर सिंड्रोम, ठीक है, बीमारी होगी बार्टर सिंड्रोम। तो दीज आर द 3 MCQ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बच्चा है, चाइल्ड डिफिकेटिंग इन ओपन एयर विलेज व्हेन अटैक्ड बाय अ डॉग, कुत्ते के द्वारा काट लिया गया। अब मुझे आप ये बताइए कि वन ऑफ द अटैकिंग डॉग वाज फाउंड डेड, कुत्ता मर गया दूसरे दिन, तो कुत्ता मर गया कंसीडरिंग हाई रिस्क ऑफ रेबीज,
कुत्ता दूसरे दिन मर गया तो समझ लो कि इट इज कंसिडर्ड एज ए हाई रिस्क ऑफ रेबीज। अब बच्चा को एडमिट कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वॉज गिवन द एंटी रेबीज सीरम। ठीक है भाई, उसको एंटी रेबीज सीरम भी दे दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कौन सी, रेबीपुर वैक्सीन भी दे दी। एंटी रेबीज सीरम में वैक्सीन कौन सी होती है, रेबीपुर वैक्सीन, याद होगा आपको, रेबीपुर वैक्सीन देते हैं रेबीज के अंदर, कौन सी, राबीपुर, ऐसे लिख लो, राबीपुर वैक्सीन। ठीक है, अब वहां पे क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेबीज वायरस टू द ब्रेन। ब्रेन में रेबीज वायरस किसकी वजह से, किसी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, वो कौन सा ट्रांसपोर्टर है, कौन सी मोटर है, कौन सा पार्ट है जो कि रेबीज वायरस को ट्रांसपोर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है, दैट इज कॉल्ड डाइनिन, दैट इज कॉल्ड डाइनिन। डाइनिन, डाइनिन क्या करता है, रेबीज को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड द ब्रेन। ओके, रेबीज को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, डाइनिन। इसके बाद मैं आपको कुछ ग्राफ की हेल्प से बताना चाहूंगा, तो हम यहाँ स्पायरोमीट्री को ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं एक ये बना हुआ है यहाँ पे, इसको मानता हूँ मैं नॉर्मल। ठीक है, चलिए इसको नॉर्मल मान के चलते हैं, ये नॉर्मल स्पायरोमीट्री है। ठीक, दिस इज द नॉर्मल स्पायरोमीट्री। अब इसमें मैं कुछ चेंजेस के बारे में बताऊंगा आपको कि अगर सीओपीडी का केस होता है तो ये शिफ्ट करेगी किस तरफ, इस तरफ। ठीक है, ये शिफ्ट करेगी ऐसे, दिस इज द स्पायरोमीट्री। ठीक है, दिस इज स्पायरोमीट्री ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी। ठीक है, ये स्पायरोमीट्री हो गई सीओपीडी की। अगर ये शिफ्ट करती है दिस साइड में, जैसे कि ये दिखाई हुई है ऑलरेडी, ये शिफ्ट करती है, मैं इस पे बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये नॉर्मल है, ठीक है, ये मैंने जो बनाया अभी, दिस इज द नॉर्मल। अब मैं इसमें दूसरा कलर लेता हूँ। अगर ये शिफ्ट करती है ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे शिफ्ट करती है, तो देखिए ये शिफ्ट किस तरफ हुई है, टुवर्ड द राइट साइड। अगर ये राइट साइड शिफ्ट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ फ्लो, और ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का केस हो गया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ठीक है, और अगर ये शिफ्ट इधर हुई है तो ये सीओपीडी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न हो गया, तो ये सीओपीडी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ये इस तरफ शिफ्ट करी है तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ये नॉर्मल थी, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन, और ये इधर शिफ्ट हो गई तो रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, तो नोटिस दैट राइट शिफ्ट की बात करें हम अगर, तो राइट शिफ्ट पे क्या होगा, सीओपीडी ऑब्स्ट्रक्टिव, ये राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट। ठीक है, तो राइट शिफ्ट पे क्या हुआ, राइट शिफ्ट पे हुआ सीओपीडी, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, अब यहाँ पे राइट शिफ्ट पे ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो लेफ्ट शिफ्ट पे क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट पे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होगी। ठीक है, राइट शिफ्ट टू द कर्व विद रिड्यूस एरिया ऑफ कर्व, विद रिड्यूस एरिया ऑफ कर्व। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व, कर्व का जो एरिया है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो रिड्यूस एरिया ऑफ कर्व, ये एरिया ऑफ कर्व जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो रिड्यूस हो गया तो ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी कि रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज, क्योंकि रिड्यूस हो गया ना एरिया, तो रिड्यूस हो गया एरिया तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, और अगर यहाँ पे एरिया सीओपीडी है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, और रिड्यूस हो गया तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, तो राइट शिफ्ट ऑफ द कर्व इज, तो आप देख सकते हो कि सीओपीडी में पीछे की तरफ, ठीक है, ये जो ग्राफ ऐसे बना हुआ है ना, आप ये देख रहे हो ये ग्राफ है, ये ऐसे बना हुआ है ऐसे, ठीक है, यूं, तो अगर इसके पीछे की तरफ शिफ्टिंग होती है, ठीक है, पीछे की तरफ शिफ्टिंग होती है सीओपीडी, इसके कर्व के आगे की तरफ शिफ्ट होती है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ठीक है, और इसके पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अब देखना यह है कि अगर राइट शिफ्ट हुआ है कर्व विद रिड्यूस एरिया ऑफ कर्व, तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, क्योंकि एरिया ऑफ कर्व रिड्यूस हो जाएगा ना, एरिया ऑफ कर्व क्या है, छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ रिड्यूस करके दिखाऊं तो आप मान लीजिए कैसे रिड्यूस होगा, देखिए ये ऐसे छोटा हो गया, ठीक है, ऐसे छोटा हो गया, रिड्यूस ऑफ एरिया ऑफ कर्व। अब ये छोटा हो गया ना इसके कंपैरिजन में, रिड्यूस हो गया, आप देख रहे हो, मैं इसे दूसरे कलर से बना देता हूँ, दिस इज रिड्यूस्ड एरिया इन कंपैरिजन टू दिस। अब ये इसके कंपैरिजन में रिड्यूस हो गया ना एरिया, तो अब एरिया रिड्यूस हुआ है तो क्या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, लेकिन ये एरिया रिड्यूस नहीं होता, ठीक है, ये इस तरफ शिफ्ट कर जाता है, इस तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है, और रिड्यूस नहीं होता, तो क्या होता है यहाँ पे कर्व, यहाँ पे जो कॉन्केविटी है ऑन द एक्सपायरेशन, ये सिग्निफाइंग हो जाती फॉर द मोर टाइम रिक्वायर टू एक्सेल, मतलब एक्सेल आउट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन।
ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्सेल आउट करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया रिड्यूस थोड़ी ना होगा, ऑलरेडी बढ़ी हुई है, मतलब लंग्स में ज्यादा है एयर, तो रिड्यूस एरिया नहीं होगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में रिड्यूस नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में आपको रिड्यूस एरिया मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, जिसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव में सीओपीडी मिलेगी आपको, सीओपीडी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में। तो शिफ्ट ऑफ द कर्व, इस जो ये कर्व है ना, इसके आगे या पीछे, पहली फर्स्ट थिंग तो आप ये देखो, इसके आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। अगर इसके आगे जा रहा है और रिड्यूस्ड है तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। अगर इसके पीछे जा रहा है, नॉन रिड्यूस्ड है, सीओपीडी। ठीक है, तो आगे और पीछे थोड़ा सा इसको देखिए, क्योंकि इसमें राइट लेफ्ट में तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो बस याद ये रखना है कि दिस इज द कर्व है, इसके आगे या पीछे। ठीक है, रिड्यूसिंग, तो इस तरीके से हम स्पायरोमीट्री करते हैं। आपने प्रैक्टिकल में क्लास में की होगी स्पायरोमीट्री। ठीक है, तो दिस इज द स्पायरो, दिस इज समथिंग अबाउट द स्पायरोमीट्री। ओके, तो अगर स्पायरोमीट्री है, मैं सपोज दैट, ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कर्व बनाता हूँ, सपोज दैट दिस इज द नॉर्मल। अब ये कर्व रिड्यूस हो गया ऐसे और छोटा हो गया। ठीक है, रिड्यूस हो गया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया ना, तो रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीज हो गई, रिड्यूस हो गया और इस साइड में शिफ्ट हो गया। देखिए साइड देखिए आप, मैंने बस साइड बोला है, तो साइड देखिए आप, तो साइड में इसमें शिफ्ट हो गया इधर। अगर ये इधर शिफ्ट हुआ है और रिड्यूस भी हुआ है तो ये क्या है, क्लियर हो जाता है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है ये। ठीक है, अब ये चाहे पैरेनकाइमल रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीज, क्या है ये, पैरेनकाइमल रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीज, याद रखिएगा, दिस इज द पैरेनकाइमल रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनबैलेंस इंक्रीज द नर्व एक्साइटेबिलिटी। देखिए कैल्शियम का जब इनबैलेंस होगा तो नर्व एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज कब होगी और डिक्रीज कब होगी। हम अकेले कैल्शियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ दूसरा नहीं कर रहे हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया अगर है, हाइपोकैल्सीमिया अगर हो जाता है तो एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व विल इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व। ठीक है, सोडियम अगर इंक्रीज हो जाता, सॉरी सोडियम नहीं, कैल्शियम अगर डिक्रीज हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, तो क्या होगा, नर्व एक्साइटेबिलिटी विल इंक्रीज, और अगर हाइपर कैल्सीमिया हो जाए तो नर्व एक्साइटेबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया के केस में अगर मान लो सीरम कैल्शियम लो हो गया, ठीक है, अब लोअर जो थ्रेशोल्ड है वो लोअर हो गया ना नर्व का सेट, क्योंकि थ्रेशोल्ड तो ये कैल्शियम ही सेट करेगा ना, थ्रेशोल्ड कहां तक जाएगा, तो हायर थ्रेशोल्ड पे एक्साइटेबिलिटी हो रही है। अब सोडियम कम हो गया, वो सॉरी कैल्शियम कम हो गया, तो कैल्शियम कम हुआ तो थ्रेशोल्ड सेट पॉइंट भी कम हो गया ना, और थ्रेशोल्ड का सेट पॉइंट कम हुआ तो एक्साइटेबिलिटी तो बढ़ गई ना। जितने पे पहले एक्साइट हो रहा था वो जो पॉइंट है वो अब नीचे आ गया, तो एक्साइटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा कैल्शियम जो है वो थ्रेशोल्ड पॉइंट सेट करता है, थ्रेशोल्ड पॉइंट जब सेट होगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट ज्यादा दूर होगा, डेफिनेटली एक्साइटेबिलिटी विल डिक्रीज, थ्रेशोल्ड पॉइंट शॉर्ट है, नजदीक है, एक्साइटेबिलिटी विल इंक्रीज। तो हाइपोकैल्सीमिया थ्रेशोल्ड को नीचे ले आता है तो एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, हाइपरकैल्सीमिया थ्रेशोल्ड का जो सेट पॉइंट है उसे ऊपर ले जाएगा, जब उसे ऊपर ले जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, एक्साइटेबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज। तो इस तरीके से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ द नर्व मीन लेस इनवर्ड करंट रिक्वायर्ड टू डिपोलराइज, कम करंट चाहिए डिपोलराइजेशन के लिए, और उसकी वजह से क्या होगा, अदर वर्ड्स में कहें तो इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मीडियन नर्व एंड कैन बी, अगर मीडियन नर्व का बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इट कैन लीड टू द कार्पोपीडल स्पाज्म। ठीक है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से कई बार कार्पोपीडल स्पाज्म आते हैं। ठीक है, तो कार्पोपीडल पीडल स्पाज्म, कार्पोपीडल स्पाज्म दिखेंगे आपको किस केस में, हाइपोकैल्सीमिया के केस में, बिकॉज नर्व की एक्साइटेबिलिटी बढ़ गई, और कार्पोपीडल स्पाज्म आते हैं ड्यू टू द मीडियन नर्व। तो ये भी एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कार्पोपीडल स्पाज्म इज ड्यू टू विच नर्व, मीडियन नर्व। मीडियन नर्व क्यों, ड्यू टू डिक्रीज द थ्रेशोल्ड सेट पॉइंट ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट द हाइपोकैल्सीमिया। और ये मैंने बताया आपको कि अगर कौन सा कैल्शियम जो है उसका कैल्शियम अगर डिक्रीज हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है तो क्या होगा, तो उसने पूछा कि इंक्रीज नर्व एक्साइटेबिलिटी, तो डेफिनेटली ड्यू टू द हाइपोकैल्सीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन मिल्क इजेक्शन, तो भाई मिल्क इजेक्शन के केस के लिए क्या है, मिल्क का इजेक्शन होता है ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, सॉरी ऑक्सीटोसिन क्या करेगा,
मिल्क इजेक्शन कराएगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन कराएगा, इजेक्ट कराता है, ध्यान रखना, इजेक्शन कराएगा ये। तो प्रोडक्शन कौन कराएगा? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन कराएगा, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यू टू प्रोलैक्टिन और इजेक्शन ऑफ मिल्क ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे पेशेंट आप वो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि ड्यूरिंग द मिल्क इजेक्शन पेन इज ड्यू टू विच हार्मोन, पेन इन द ब्रेस्ट ड्यू टू विच हार्मोन, देन ऑक्सीटोसिन नॉट प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन जब स्क्वीजिंग कराता है ना तो कई बार ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन और ड्यू टू सम अदर रीजन ब्रेस्ट में पेन होता है, या फर्स्ट टाइम लैक्टेशन करा रही है लेडी तो उस टाइम पे भी पेन हो सकता है, बट रिस्पॉन्सिबल होता है वहाँ पेन के लिए ऑक्सीटोसिन। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा मिल्क का और इजेक्शन में हेल्प करेगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब आता है थायरोक्सिन हैव अ मैक्सिमम एफिनिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ, सिंपली थायरोक्सिन की जो मैक्सिमम, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन ओके, थायरोक्सिन ये मैक्सिमम बाइंड किसके साथ करेगा? थायरोक्सिन बाइंडिंग, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है। तो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ जो है इसका बाइंडिंग अच्छी होगी, ठीक है, मैक्सिमम एफिनिटी होगी बाइंडिंग करने की, ओके। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर कहाँ होता है? डीसीटी में। देखिए मैंने आपको पहले बताया था सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और क्लोराइड तीनों का कहाँ होगा? पीसीटी में, पीसीटी में फ्यूरोसेमाइड काम करेगी, फ्यूरोसेमाइड काम करेगी, ठीक है। और मैंने आपको एक सिंड्रोम भी बताया था, दैट वाज वाटर सिंड्रोम, वाटर सिंड्रोम डिजीज होती है इसमें, ठीक है। और मैंने आपको कुछ चीज़ बताई थी कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर वाटर कहीं एब्जॉर्प्शन होता है तो वो पीसीटी में ही होता है, ठीक है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। और पीसीटी के अंदर 100% ग्लूकोज, 100% प्रोटीन एब्जॉर्प्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट वो सॉरी बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट 85 to 90% बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन भी पीसीटी से होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, ये जो पीसीटी है ना, एक्चुअली ये जो एरिया है ना पीसीटी में, डेफिनेटली पीसीटी में जो है एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है सबसे ज्यादा। लेकिन फ्यूरोसेमाइड की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये फ्यूरोसेमाइड काम करती है इनके ऊपर, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के ऊपर, बट ये होती है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के अंदर। हाँ होगी ये थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के अंदर, और इसके अंदर वाटर सिंड्रोम भी होता है। लेकिन जो मैं आपसे पीसीटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का 100%, एमिनो एसिड 100% एब्जॉर्प्शन, और बाइकार्बोनेट 85 to 90% एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और 65% वाटर सोडियम पोटेशियम एब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में सबसे ज्यादा। तो याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड फ्यूरोसेमाइड वर्क करती है, ठीक, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में होता है ये को ट्रांसपोर्टर, और इट कैन कॉज द, क्या कॉज करता है ये? वाटर सिंड्रोम, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं डीसीटी की बात कर रहे हैं, और हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं ओनली, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये डीसीटी में होगा, सोडियम क्लोराइड डीसीटी में होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कहाँ होगा? डीसीटी में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ह्यूमन लंग्स नेवर एम्पटीज, कभी भी एम्पटी नहीं होते ह्यूमन लंग्स, डेफिनेटली सही बात है। इन स्पाइट ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जबकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेगा ना तब भी रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहता ही है, 500 ml रेजिडुअल वॉल्यूम उस हमेशा लंग्स में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो फोर्स एक्सपायरेशन के बाद भी खाली नहीं होते लंग्स। दिस इज ड्यू टू लाइनिंग ऑफ एल्वुलाई सर्फेक्टेंट, क्योंकि सर्फेक्टेंट होता है वो पेटेंसी को मेंटेन रखता है, सर्फेक्टेंट क्या करता है? पेटेंसी को मेंटेन रखेगा, ओपन रखता है एल्वुलाई को, कोलैप्स नहीं होने देता, ठीक है। इस वजह से हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है। अब ये सर्फेक्टेंट इज क्लियर्ड बाय, अब ये सर्फेक्टेंट जो है वो क्लियर किससे होता है? तो सर्फेक्टेंट इज क्लियर्ड बाय जीएमसीएसएफ, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जीएमसीएसएफ, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। और ये क्या करता है? ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये क्या करेगा? ये क्लियर करता है सर्फेक्टेंट को, क्लियर सर्फेक्टेंट, ओके, सर्फेक्टेंट क्लियरेंस होता है, इससे क्लियर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है जिसका HbA1c आ रहा है 11.4, कितना आ रहा है? 11.4। ही हैज कम टू योर क्लिनिक, वो आपके क्लिनिक पे आता है,
विद सीवियर पेन इन फीट एट द नाइट। जब वो सोता है तो उसके पैरों में सीवियर पेन होता है। नर्व फाइबर इन्वॉल्व है, हम सीधे से जानते हैं कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, HbA1c मोर देन 5.6 है, इवन मोर देन 6.5 है, तो डायबिटिक्स मेलाइटस है, पेशेंट डायबिटिक है और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है। तो क्या हुआ, अब हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि भैया कौन से ऐसे फाइबर हैं जो पेन टेम्परेचर, जो पेन लेके जाते हैं, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है। हम सीवियर पेन की बात कर रहे हैं ना, सी फाइबर। कौन से फाइबर होंगे, सी फाइबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55-year-old मैन है, चेस्ट पेन है, ऑन द रेस्ट 6 आवर में उसकी लास्ट 6 आवर में उसकी ईसीजी करी गई परफॉर्मेंट, तो वहां पे एडमिशन एंड शोज द फाइंडिंग ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया। ईसीजी में पता चला कि मायोकार्डियल इस्कीमिया है। बायोमार्कर रिपोर्ट वाज सेंट टू द लैब फॉर द डायग्नोसिस वर्कअप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू डायग्नोस इट। तो अगर मैं सीधी सीधी बात करूं आपसे, तो मैं बता रहा हूं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल इंफाक्शन है, ठीक है, या मायोकार्डियल इस्कीमिया है। बिकॉज इन्फाक्शन हो गया ना, जब आप क्या देखोगे, और इस्कीमिया है तो क्या देखोगे। देखिए इस्कीमिया के केस में तो आप LDH1, अगर मायोकार्डियल इंफाक्शन है LDH1, इसके लिए इस्कीमिया के लिए मायोकार्डियल इस्कीमिया LDH1, ठीक है। लेकिन इन्फाक्शन हो जाए, मतलब सेल डैमेज हो गया, MI हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब कौन सा बायोमार्कर मिलेगा, ट्रोपोनिन, ठीक है, क्या मिलेगा, ट्रोपोनिन। तो बस इतना आपको याद रखना है कि एग्जामिनर ने मायोकार्डियल इस्कीमिया पूछा है LDH1, और इन्फाक्शन पूछा है, इस्कीमिया में बी इट इज एंजाइना पेन, ठीक है। हाँ, हालांकि इस्कीमिया के बाद इन्फाक्शन भी होना ही है, लेकिन अभी एंजाइना है, बट इन्फाक्शन नहीं हुआ, सेल डैमेज नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा, ट्रोपोनिन की हेल्प से, ठीक है। लेकिन LDH1 केवल इस्कीमिया को बताएगा, ठीक है, LDH1 केवल इस्कीमिया को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60-year-old नोन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस हैज बीन नोटिस्ड ऑन द लेबोरेटरी वर्कअप, तो उसको क्या मिलता है, माइक्रो एल्बुमिनूरिया, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया, मतलब यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन आ रहे हैं। व्हाट इज द रीएब्जॉर्प्शन, मैंने आपको बताया था प्रोटीन का रीएब्जॉर्प्शन 100% और ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन 100% कहां से होता है, भैया 100% TCT से होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो अब यहाँ पे इसको माइक्रो एल्बुमिन यूरिया है, मतलब यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन आ रहे हैं। एल्बुमिन क्या है, ब्लड प्रोटीन, सीरम प्रोटीन, तो प्रोटीन आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है, TCT, ठीक है। दिस इज द ओनली क्वेश्चन, चाहे केस बन जाए या कैसे बन जाए, चीजें वही रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे है सीरोटोनिन इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन, सीरोटोनिन सबसे ज्यादा मिलेगा प्लेटलेट्स के अंदर, क्या मिलेगा, सीरोटोनिन सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स के अंदर। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी का, दैट वाज सेल एंड नर्व और मसल फिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है, सेल एंड नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी देखेंगे। अभी ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सम इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप देखिए आराम से, और नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। तो सेल एंड नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी हमारा नेक्स्ट टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियो होगा फिजियोलॉजी का। थैंक यू।